नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे हमारे जो 11वां चैप्टर है बल तथा दाब। 11वां पार्ट 8th क्लास का 11वां पार्ट तक हम पहुंच चुके हैं। हमने 10 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए और आज हमारा 11वां चैप्टर है बल तथा दाब। अब सवाल ये उठता है कि बल और दाब क्या है और बल बल क्या कहलाता है। पहले हम बल की बात करेंगे, बल क्या होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा किसी वस्तु को उठाने के लिए, किसी वस्तु को उस जगह से हटाने के लिए या किसी वस्तु में कोई गति पैदा करने के लिए हमें उसके ऊपर एक दबाव या प्रेशर डालना पड़ता है, बल फोर्स लगाना पड़ता है। अब अगर स्पष्ट परिभाषा के तौर पर देखें तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के अर्थात अभिकर्षण या खिंचाव अर्थात अपकर्षण को बल कहते हैं। अब अभिकर्षण और अपकर्षण क्या मतलब होता है। अभिकर्षण का मतलब किसी वस्तु को धक्का लगाकर, पीछे से बल लगाकर उसको हटाना या धक्का लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना। और अपकर्षण का मतलब है किसी वस्तु को वापस अपनी तरफ खींचकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना बल कहलाता है। अब बल लगाने से किसी वस्तु में गति की उत्पत्ति होती है या किसी वस्तु की गति उसके बल लगाने के कारण उत्पन्न होती है। किसी भी वस्तु में आप देखना, आपको किसी गाड़ी को धक्का लगाना है या फिर किसी गाय को रस्सी से खींचना है, तो अब गाय को रस्सी से खींचेंगे तो गाय भी अब बल लगाएंगी और मनुष्य के द्वारा ही बल लगाया जाता है और उनके बीच में जो क्रिया उत्पन्न होती है वो क्रिया ही बल कहलाती है। आपने देखा होगा बचपन में दो हाथ पकड़कर हम चक्कर लगाया करते थे और उनमें से हमें ये पता नहीं लगता कौन खींच रहा है कौन दबाव लगा रहा है, तो वो जो क्रिया होती है वो स्पष्ट रूप से कहलाती है बल। अब बल लगाने से बल के क्या क्या रूल है, बल लगाने से क्या होता है। और बल में अगर हम देखें कि बल लगाने से किसी भी वस्तु में, अगर मान लीजिए ये कोई बक्सा पड़ा है, अगर इस बक्से को इस जगह से घिसकाने के लिए अगर हम एक तरफ से बल लगाएंगे, अगर हम एक तरफ से दो बल साथ में लगाएंगे, अगर किसी एक ही दिशा में दो बल साथ लगाएंगे तो बल ज्यादा लगेगा, आपस में जुड़कर एक शक्तिशाली बल लगेंगे। किसी वस्तु की एक ही दिशा में बल लगाने पर शक्तिशाली बल लगेगा, यानी एक तरफ एक ही दिशा में बल लगाने पर वो वस्तु आगे की तरफ गति करेगी। अगर हम इसकी दूसरी सिचुएशन की बात करें तो अगर सामने से एक बल इधर से और एक बल इधर से, दोनों तरफ से अगर समान बल लगाएंगे तो बल का मान शून्य के बराबर होगा, क्योंकि दोनों दिशाओं में जब समान बल लगेगा तो बल शून्य के बराबर होगा। और अब किसी एक तरफ से अगर बल ज्यादा लग रहा है तो वो वस्तु कम बल की तरफ गति करेगी, जिस दिशा से बल कम लग रहा है उस दिशा में वो वस्तु गति करेगी। अब अगर बल की बात करें, बल की प्रबलता इसके परिमाप से मापी जाती है। अब बल ज्यादा कहाँ लगता है, किस दिशा से बल ज्यादा लग रहा है, उस बल की जो प्रबलता होती है वो बल की परिमाप से मापी जाती है। बल की प्रबलता बल की परिमाप यानी दिशा से मापी जाती है। बल की किस तरफ से बल ज्यादा लग रहा है उस बल की तुलना से बल की प्रबलता को मापा जाता है। और बल लगाने पर किसी भी वस्तु की आकृति में परिवर्तन आ जाता है। ये बल का एक नियम होता है, किसी भी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो बल लगाने से वस्तु की आकृति में परिवर्तन आता है। इसको उदाहरण के तौर पर ले अगर, तो जब आटा गूंदते हैं तो आटा गूंदने पर जब आटा गूंद कर तैयार हो जाता है, ऊपर से जब बल लगाते हैं तो आटे की आकृति में परिवर्तन आने लग जाता है और बल लगाने पर वस्तु की गति में परिवर्तन आता है। ये हमने पढ़ा था पिछले दिन। अब बल किस कारण लगती है, बल आपस में अन्योन्य क्रियाओं के कारण लगती है। मतलब इस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं और हम हाथों से बल लगा रहे हैं, तो हमारे हाथों के बीच में और उस वस्तुओं के बीच में हमारे शरीर की मांसपेशियां जब काम करती है, पेशियां जब कार्य करती हैं, तो उनके बीच में अन्योन्य क्रिया उत्पन्न होती है। इस वस्तु के बीच में और बल लगाने वाले के बीच में अन्योन्य क्रिया उत्पन्न होने से बल लगता है। आपने देखा होगा गाड़ी को धक्का लगाने के लिए हमें अपनी हाथों से जोर लगाना पड़ता है, जिससे उसके बीच में बल उत्पन्न होने से गाड़ी आगे की तरफ गति करती है। अब हम बात करें कि बल की और, तो आपने देखा होगा बल रस्साकसी का खेल आपने देखा होगा, कहीं पर खेले जाते हैं बहुत सारे ऐसे रस्साकसी के खेल। अब रस्साकसी के खेल में आपने देखा होगा कि रस्सी को खींचना,
रस्सी को आमने सामने से जब खींचा जाता है तो विपरीत दिशा में बल उत्पन्न होता है। मतलब रस्सी को आमने सामने खींचने से जो बल उत्पन्न होता है वो विपरीत दिशा में होता है। मतलब रस्सी जिस तरफ से बल ज्यादा मात्रा में लगेगा, रस्सी उसी दल की तरफ रस्सी की गति होगी। और अगर आपने देखा होगा कि बल, गेंद की गति देखी होगी आपने, जब क्रिकेट खेलते हैं तो गेंद को एक तरफ से बल लगाते हैं तो गेंद आगे की तरफ बहुत दूर तक गति करती है। अब अगर हम बल के प्रकार की बात करें, बल के प्रकार, बल कौन कौन से प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है? दोस्तों बल सामान्यतः दो प्रकार का होता है। पहले की अगर बात करें तो संपर्क बल। संपर्क बल, संपर्क बल क्या होते हैं? संपर्क बल वे बल जो किसी वस्तु के परस्पर संपर्क में आने से लगते हैं, वो बल कहलाते हैं संपर्क बल। इसमें से अगर संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है पेशीय बल। अब पेशीय बल, पेशीय बल का अगर परिभाषा के तौर पर देखें तो वो बल जिस बल को लगाने के लिए हमारे मांसपेशियों की आवश्यकता होती है वो बल कहलाता है पेशीय बल। किसी जंतु के द्वारा या किसी मनुष्य के द्वारा, किसी जीव जंतु के द्वारा बल लगाया जाता है वो पेशीय बल कहलाता है। क्योंकि जंतु के द्वारा या मनुष्य के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा जब बल लगाया जाता है तो उसमें उस जंतु के शरीर की पेशियां काम करती है, इसलिए ये बल कहलाता है पेशीय। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो इस बल को लगाने के लिए मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा बैल को खींचने के लिए, अगर बैल जब किसी गाड़ी को खींचता है तो बैल के द्वारा जो बल लगाया जाता है वो बल कहलाता है पेशीय बल। अगर दूसरे बल की बात करें तो घर्षण बल। घर्षण बल का मतलब होता है कि यह बल दो वस्तुओं के परस्पर चलने से लगता है। दो वस्तुएं जब परस्पर चलती है तो उनके बीच में जो बल उत्पन्न होता है वो बल कहलाता है घर्षण बल। और ये बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। आपने देखा होगा, इसको हम उदाहरण के तौर पर सही समझेंगे। आपने देखा होगा कि बल, किसी गाड़ी को जब हम चलाते हैं तो चलते जब गाड़ी फुल ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है तो उस समय अगर गाड़ी का इंजन हम बंद कर दे तो धीरे धीरे वो गाड़ी विराम अवस्था में आने लगती है और अंत में वो गाड़ी एक अवस्था पर रुक जाती है। दूसरा उदाहरण लेकर तो अपन जब गेंद को जब लगाते हैं, गेंद को जब भगाते हैं तो गेंद जब दूर जाने लगती है तो धीरे धीरे वो विराम अवस्था में आने लगती है। क्योंकि उसके बीच में जो विपरीत दिशा में बल कार्य करता है वो बल उसकी गति को कम करता है। गाड़ी का इंजन जब बंद करते हैं तो गाड़ी की स्पीड, जब गाड़ी विराम अवस्था में आने लगती है तो उसके बीच में सड़क और गाड़ी के टायरों के बीच में घर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसे सड़क गाड़ी के टायरों को पीछे की ओर खींचती है और जो गाड़ी के द्वारा, टायरों के द्वारा आगे की ओर बल लगाया जाता है ये बल घर्षण बल कहलाता है या विपरीत बल कहलाता है। ये हो गई संपर्क बल। संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, घर्षण बल और पेशीय बल। अब हम बात करेंगे असंपर्क बलों की। पहला जो टाइप है संपर्क बल और दूसरा है असंपर्क बल। अब असंपर्क बल क्या होते हैं? असंपर्क बल वे जो बिना किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आए उस वस्तु की गति में परिवर्तन कर देते हैं। किसी वस्तु के बिना संपर्क में आए उस वस्तु की गति में परिवर्तन कर देते हैं, वो बल कहलाते हैं असंपर्क बल। अब असंपर्क बल कौन कौन से होते हैं? असंपर्क बल पहला हम देखेंगे चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, आपने देखा होगा चुंबक को जब लोहे के नजदीक ले जाते हैं तो वो उसकी ओर आकर्षित करके दूर से ही उस लोहे को अपनी ओर खींचती है। क्योंकि चुंबक जो होता है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई लोहा या उसके संपर्क में आने वाली वस्तु आ जाए तो वो अपनी ओर खींचती है। और अब चुंबक दो प्रकार, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। अगर हम दो चुंबक लेकर उसमें से दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। अब जब हम दो चुंबकों को पास पास में लेकर आते हैं तो अगर चुंबक के दोनों सिरे, एक तरफ से साउथ वाला और साउथ वाला, ये दोनों सिरे अगर हम चुंबक को आकर्षित करने के लिए पास में लाते हैं तो चुंबक के अंदर प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। मतलब जो चुंबक के दो समान ध्रुव अगर एक दिशा में आमने सामने लाए जाए तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। मतलब वो
प्रतिकर्षित होगी, दूर जाएंगे उनसे, आपस में नजदीक आने की बजाय दूर जाएंगे। अगर हम विपरीत ध्रुव आमने सामने लेकर आते हैं तो इसका विपरीत होगा, चुंबक आकर्षित होगा। मतलब साउथ का और नॉर्थ का दोनों सिरे अगर एक तरफ लाए तो उनके बीच में जो बल उत्पन्न होगा वो आकर्षण बल होता है। मतलब जो ध्रुव विपरीत ध्रुव जो होते हैं उनके बीच में जो बल उत्पन्न होता है वो चुंबकीय बल आकर्षित होता है। अब अगर हम अगले बल की बात करें तो स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल, अब स्थिर वैद्युत बल का क्या होती है? जब एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु के संपर्क में आ जाती है, जब एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु के संपर्क में आ जाती है तो उनके बीच में बल उत्पन्न होता है। इसको भी हम उदाहरण के तौर पर लेंगे तो दोस्तों, जो कंघी होती है सर पर लगाने वाली, उस कंघी को अगर एक बार सर में फेर कर वापिस दूसरी तरफ किसी कागज के टुकड़ों के पास में ले जाते हैं तो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो जो आकर्षित करने का गुण होता है वो स्थिर वैद्युत, मतलब कंघी के अंदर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और आवेश उत्पन्न होने के कारण वो दूसरी आवेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेंगी और यह आकर्षण का बल होता है वो कहलाता है स्थिर वैद्युत बल। अब स्थिर वैद्युत के बल के बाद में बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो जमीन के द्वारा लगाया जाता है और जो सबसे शक्तिशाली बल है गुरुत्वाकर्षण बल, ये बल जमीन से उत्पन्न होता है। दोस्तों आपने देखा होगा किसी वस्तु को अगर ऊपर से हम छोड़े तो वस्तु जमीन की तरफ गति करती है। क्यों गति करती है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर आकर्षण का बल पाया जाता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी हमेशा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य का खिंचाव बना रहता है। इसी कारण पृथ्वी हमेशा सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। अब ये हो गए हमारे बल, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल 2 प्रकार के होते हैं और असंपर्क बल 3 प्रकार के होती है, हमने पढ़े। अब हमारे बल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब अगर अगले टॉपिक की बात करें तो वो है दाब। दाब क्या होता है? बल की ही तरह दाब ही एक प्रकार का बल होता है, लेकिन दाब जो होता है वो किसी एकांक क्षेत्रफल में लगता है। आपने देखा होगा किसी दीवार में अगर हम कील को ठोकते हैं तो उस कील को अगर हम ज्यादा क्षेत्रफल वाली कील को चुनेंगे तो वो कील बहुत ही मुश्किल से उसके अंदर रोपित हो पाएंगी। दाब की बात करें तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब बराबर इसके फॉर्मूले की बात करें तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब की बराबर बात करें, इसकी स्पष्ट परिभाषा तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल दाब कहलाता है। अब जब क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ेगा तो दाब कम लगेगा। अगर हम उदाहरण हमने देखा कि कील, अगर कोई भी आपने कील देखा तो कील आगे की तरफ से नुकीली होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होता है। क्षेत्रफल कम होने के कारण वो दीवार के अंदर आसानी से रोपित की जा सकती है। अब इसमें जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम लगेगा। कम क्षेत्रफल में दाब ज्यादा लगा सकते हैं, मतलब एकांक क्षेत्रफल में किसी एक जगह पर लगाते हैं। अब किसी वस्तु का अगर हम क्षेत्रफल कम करेंगे तो उसके ऊपर अगर दाब हम कम क्षेत्रफल में दाब ज्यादा लगा सकते हैं। अब द्रव तथा गैसों का दाब हम अलग अलग पढ़ेंगे। द्रव तथा गैसों में दाब। द्रव तथा गैसों में दाब कैसे उत्पन्न होता है? द्रव का दाब आपने देखा होगा किसी वस्तु को अगर किसी द्रव पदार्थ को, जैसे कि पानी को किसी बर्तन के अंदर डाल देते हैं तो वो पानी बर्तन की दीवारों पर दाब आरोपित करता है। उदाहरण के तौर पर ले तो किसी बोतल के अंदर अगर हम पानी भर दे, बोतल को पूरा पानी से भर दे और इसके निचले सिरे में अगर हम छेद कर दे तो जब एक छेद इस जगह पर करे और इस जगह पर 2 छेद अगर कर ले तो हम देखेंगे कि जो नीचे वाला छेद होता है उसमें पानी ज्यादा मात्रा में गिरेगा और ऊपर वाला जो छेद होता है उसमें पानी कम स्पीड से क्यों गिरेगा? क्योंकि ये जो है इसमें ज्यादा ऊपर पानी होने के कारण दाब ज्यादा लगता है और दाब ज्यादा लगने के कारण पानी बाहर की ओर विस्तृत होने लग जाता है। आपने देखा होगा एक बल जिसे उत्प्लावन बल को बोलते हैं। अगर हम किसी टायर या ट्यूब होता है उसको अगर पानी के ऊपर रखते हैं, उसको अगर ऊपर से दबाते हैं
तो वो अंदर से दाब उत्पन्न करता है। वो दाब जो होता है वो उत्प्लावन बल कहते हैं, जिसे वो द्रव के द्वारा लगाया जाने वाला दाब होता है। अब गैसों के अंदर दाब कैसे उत्पन्न होता है? आपने देखा होगा किसी सिलेंडर के अंदर गैस जब भरी जाती है तो गैस को फुल दाब के साथ भरा जाता है, जिससे गैस उस सिलेंडर की दीवारों पर दाब डालती है। ये थे दाब, जो द्रव और गैसों के द्वारा जो दाब लगाई जाती है वो दाब। अब हम बात करेंगे, एक दाब होता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब वायुमंडलीय दाब दोस्तों, आपने देखा होगा कोई जब पहाड़ों पर आरोहण के लिए जाते हैं तो वहां पर श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें पाई जाती है और वायुमंडल में वो गैसें दाब, जहां पर ज्यादा मात्रा में गैसें पाई जाती है, धीरे धीरे जब गैसों की मात्रा बढ़ने लग जाती है तो शरीर के अंदर दाब उत्पन्न होने लग जाता है, जिससे शरीर एडजस्ट नहीं हो पाता है। उसी तरह जब पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां गैसों का दाब ज्यादा होने के कारण वहां पर श्वसन संबंधी समस्याएं ज्यादा बढ़ने लग जाती है, श्वसन लेने में तकलीफ होने लगती है। तो दोस्तों ये थे हमारे बल तथा दाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, बल क्या होता है, बल किसे कहते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं, और द्रव तथा गैसों में बल किस तरह से लगते हैं, और छोटा सा सवाल पीछे बैठता है कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। ये हमारे जो 11वां चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। और अगर आगे की हम बात करें तो आगे हमारा एक अलग से बल लेंगे, घर्षण बल कैसे होता है, वो हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारी क्लास के साथ में और आगे भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद।